बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो मौजू है जो फिर यूक्रेन है। हमने यूक्रेन पर जो सबसे ज़्यादा पहले प्रोग्राम किया था और वो बहुत ही तारीख़ी प्रोग्राम था और हमने सारी बातें सारे ऑप्शन जो है वो अपने नाज़रीन कराम की खिदमत में पेश कर दिए थे, जो कि हमने 3 हफ़्ते पहले किया था। और आज हमारे पास जो हमारे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस मामले में, सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उससे बात कर लेते हैं कि यूक्रेन की जंग में जो मामला है उस पर हेनरी किसिंजर का हम हवाला देते हैं कि हेनरी किसिंजर में जो अभी वाशिंगटन पोस्ट में जो अपना आर्टिकल छपा है उनका, उसमें उसने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और उस ताल्लुकात की वजह यह है कि पहले बेसिकली जो रूस था उसका जो मरकज़ था वो कीव था। अभी मास्को नहीं बना था कि 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में। तो और इनका जो मज़हब है वो मज़हब भी जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। ये मज़हब भी इनका जो है वो वहाँ कीव के अंदर ही है, यानी यूक्रेन के अंदर है। और खुरुश्चेव जो था वो ख़ुद भी जो है जो था वो यहाँ में जो यूएसएसआर का सदर था वो यहाँ से था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इनके बड़े गहरे मरासिम हैं। अगरचे ये बात सही है कि कोई 77% जो है आबादी जो है वो यूक्रेनी है यूक्रेन में। और फिर इसके बाद में दूसरी एक अजीब बात ये हुई है कि जो इनकी जो इनके पास जो असला था, एटमी असला, वो अमेरिका ने कहकर इसको ज़ायल करा दिया था। जो इसके बाद में अब वो रो रहे हैं कि अब अगर हमारे पास एटमी असला होता तो रूस हम पर हमला नहीं कर सकता था। मैंने एनी केस अब जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में बहरहाल इनको अगर यूक्रेनी को चाहिए कि वो अब अपने आप को, क्योंकि ज़ाहिर है कि रूस ने यानी हेनरी किसिंजर ने ये लिखा है कि इसका आसान हल ये है कि यूक्रेनी ये कहें कि साहब हम यहाँ पर जो है नेटो को नहीं आने देंगे और नेटो भी ये ऐलान करे कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, तो मामला आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर यूक्रेन के अंदर अगर नेटो आकर बैठेगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी। हो गई है, इसी वजह से लड़ाई हुई है कि उनको ये बेवकूफ़ सदर है यूक्रेन का, मेरे ख्याल में इसको गलती ये कर रहा है कि भाई अगर किसी पड़ोस में आप रहते हो और उसके साथ में आप इतने करीबी ताल्लुकात आपके हों आपके, तो आप कैसे आप उसके साथ में लड़ाई कर सकते हैं इतने बड़ी ताकतवर मुल्क से। जी जमील अहमद खान साहब, ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। पहली बात तो ये है कि ये जो कोल्ड वॉर के ज़माने में एक सबसे ज़्यादा टेंशन जो बढ़ी थी वो क्यूबा के हवाले से बढ़ी थी। और अब इतने अरसे के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली मरतबा इतनी शिद्दत की टेंशन, इतनी शिद्दत की हरारत बढ़ी है यहाँ इस इलाके में। आप अंदाज़ा करें कि इस 21वीं सदी में रूस का सदर क्या कह रहा है और उसके जवाब में फ्रांस का सदर क्या कह रहा है, वो मैं पेश कर देता हूँ कि एटमी जंग की धमकियाँ जो कि यूक्रेन की जंग में मुदाखलत की तो कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पुतिन कह रहा है। और उसके जवाब में नेटो के सरकर्दा मुल्क वो कहता है कि हमारे पास भी एटमी हथियार हैं। तो ये जो हालात हैं ये नहज पर न पहुंचते। जिस तरह की अगर आप किसिंजर की बात कर रहे हैं कि वो तो वही तो पुतिन शुरू से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और उन्होंने अपनी बड़े वाज़ेह अंदाज में अपने मुतालबात पेश किए थे कि नेटो को यहाँ यूक्रेन की में को नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए। और वो जाहिर उस 91 की अकॉर्ड की भी खिलाफ वर्जी है। इनफैक्ट बोरिस यल्सिन ने इस अकॉर्ड की को बड़ी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रोशनी में उन्होंने किया था कि नेटो में ये ममालिक खासतौर पे लिथुआनिया, एस्टोनिया और यूक्रेन, ये बाकी ममालिक भी इसके साथ कि उनको नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब नेटो में शामिल करने से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप रूस की गर्दन पर आके मिसाइल नस्ब करना शुरू कर दें, बिल्कुल उसकी दीवार से लगाने की कोशिश करें, उसकी नेशनल सिक्योरिटी को अगर हदफ आए तो जाहिर है वो रूस ने रिएक्ट करना है। अब बड़ी क्लियर अंदाज में पुतिन ने कहा था कि न सिर्फ ये कि यूक्रेन को अब आप जब उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर ली 150,000 की ट्रूप्स की, तो उनका कि देखें आप इनके यूक्रेन को हमें गारंटी दे दें कि यूक्रेन जो है वो नेटो में नहीं जाएगा। और दूसरा ये है कि आपने जो ईस्टर्न यूरोप के खास तौर पर एस्टोनिया और लिथुआनिया
और एक और मुल्क की, उसमें अगर आप उनसे रोल बैक भी आप करें उसको, उन्होंने ये दूसरे उसमें किस्त में ये मुतालबा किया था। अगर पहले किस्त का मुतालबा ही अगर मंजूर हो जाता तो ये नौबत यहाँ तक पहुंचती ना। अब जब ये नौबत यहाँ पहुंच गई है तो आप अंदाजा करें कि अजीब सी सूरत हाल एक डेवलप होना शुरू हो गई है कि वो नेटो फोर्स कमांडर कहते हैं कि हमने 200 जो है यहाँ जहाज की हमने डिप्लॉयमेंट की बिल्कुल हमारे पास तैयार है, और 100 के करीब हमारी नेवल वेसल्स तैयार हैं, और 200 के करीब हमारे पास। तो ये सारी चीजें जो है पोस्चरिंग और वो डिप्लॉयमेंट के लिए जो तैयारियों की बात कर रहे हैं, वो कि इस मजीद हरारत को बढ़ाने वाली बात है। और ये मुझे इस चीज का अंदाजा भी है और ये एनालिसिस भी है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ तो नहीं जा सकता जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थ्री का पता है पूरी दुनिया को कि फिर कोई भी नहीं बचेगा। तो ऐसी सूरत में उस नौबत तक तो जाने की न कोई उम्मीद है, न कोई तवक्को है, और न ही कोई मुमकिनात में ऐसी कोई बात है कि ऐसा हो। लेकिन नेटो जैसा मतलब सरबराह अगर कहे कि 100 जेट्स हमारे बिल्कुल डिप्लॉयमेंट के लिए भी तैयार हैं और 120 हमारे बहरी जहाज तैयार हैं, तो ये एक हरारत बढ़ती है। और जंगों में ये तारीख गवाह है कि जंगों में पोस्चरिंग के वक्त ये नीयत न भी हो कि जंग न की जाए, सिर्फ एक दूसरे के सामने फौजें खड़ी कर की जाए ताकि उसके लिए कोई नेगोशिएशन का रास्ता निकल आए। लेकिन उसके बाद कोई अगर एक्सीडेंटल चीजें हो जाती हैं और मुठभेड़ हो जाती है तो उसमें फिर आप रोकना आपका मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा बहरहाल ये खदशे और खतरे की बात है कि ये जो हरारत बढ़ रही है, ये एक बात तो ये तो हो गई कि ये आपने कह दिया कि बहरहाल जो कुछ भी हो कि ये ऐसा ही है जैसा कि जो मिसाइल लगाने जा रहे थे आप रूसी आप वहाँ पर अमेरिका के पास, वो वैसा ही वाक़या है। वो ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन और जो है वो तीसरी आलमी जंग भी नहीं होगी। तो अब बहरहाल लेकिन ये है कि उन्होंने ये ज़रूर कोशिश की है कि रूस को फंसाएं एक जंग के अंदर, ताकि वो उसकी माशी हालत ख़राब हो और उसके बाद में फिर वो ढोल पीटें इनके ख़िलाफ़। लेकिन इस पर एक जो अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जिस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँचे हैं, तो वो उस वक्त ये हमला करना, ये इसके क्या मानी है कि रूसियों की शरारत थी या फिर ये वाक़तन ऐसा था, या फिर ये है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहरहाल इस दफ़ा यूँ तो बड़ी है, क्योंकि वो अमेरिकनों ने ये बात अजीब तरह से कही है कि पाकिस्तान जानता है कि हम यूक्रेन के मामले में कहाँ खड़े हैं। यानी पाकिस्तान को जो किसी गिनती में शुमार में नहीं ला रहा था अमेरिका, वो गिनती शुमार में लाना शुरू किया उन्होंने। फरमाइए इस पर। जी ये देखिए, जितने इस किस्म के दौरे होते हैं उसकी तारीख का तयन कई महीनों, और ये भी पहले से तयशुदा एक दौरा था और ये तारीख का तयन था। ये शको शुबात के शायद प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ये हमला किया है, लेकिन अगर उससे 2 दिन और उससे 48 घंटे और 24 घंटे पहले के बयान आप देखें पुतिन के और यूरोपियन यूनियन के, और साथ में खास तौर पे जो बाइडन ने अपनी इंटेलिजेंस के हवाले से ये बात और ये बयान दिया कि ये 48 घंटे में हमला होने वाला है, जब इमरान खान इधर ही थे, उनको तकरीबन 72 घंटे रहते थे वहां विजिट करने में, तो ये पहले पेशगोई हो चुकी थी। पहले जब डिप्लॉयमेंट और मनोरिंग होती है, आपके ख्याल में जाना ठीक था ना? मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहिए अब नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जाना तो बायलैटरल है ना, ठीक है, कि सिग्नलिंग वेस्ट में किस अंदाज में पहुंची, जाहिर है मस्बत अंदाज में तो नहीं पहुंचेगी, वो हम भी समझते हैं, लेकिन मनफी अंदाज का उनको जवाब भी नहीं मिलेगा कि इसमें कोई मनफी पॉजिटिव पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान की तरफ से मनफी बात क्या हो सकती थी, जिसका मुझे एतमाद था और जिसका मैंने कई चैनल पे जिक्र किया कि फिल्मदी तकरीर इस दफा प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए, और मैं बड़ा खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने फिल्मदी कोई बात वहां नहीं की। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। और मैं प्राइम मिनिस्टर के विजिट से तकरीबन 4-5 दिन पहले से ये हर टाइम टीवी चैनल पे मैं यही बात कर रहा था, और कुछ दोस्तों से फॉरेन मिनिस्ट्री में बात हुई तो मैंने यही तज़किरा किया उनका। और फिर जो स्ट्रक्चर्ड टॉकिंग पॉइंट्स थे उसके मुताबिक जितनी भी बात हुई है उसके मुताबिक बात हुई है। अलबत्ता जो 3 घंटे की मीटिंग है उसमें ऑफ द कप जो बातें हुई हैं ना वो किसी को पता है,
और उसका सिर्फ यही बायलैटरल पे ही हमारा जो बयान आया, और हम भी ये यकीन करते हैं कि हमारी बायलैटरल बहुत मुस्तहकम और मजबूत हो जाएगी इसके बाद रशिया के साथ। लेकिन हमें तो इस दोनों चीज को कवर करना है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े जचे तुले अल्फाज में इस दफा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले अच्छी बात है कि बहुत अच्छी तरीके से कंसल्टेशन की थी। हमारे कुछ 4 के करीब तो हमारे सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी से पहले पुराने साबका जो कि बैठे और उन्हें सर जोड़कर सारी चीजें मशवरा दिया, और उसके अलावा पूरे फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व रही। इस दफा बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इन्वॉल्व किया उसको। मिर्जा साहब, जमील साहब से तो बात होती रहेगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्जा साहब, जमील साहब हमारे साथ स्काइप लिंक पे मौजूद है। हमारी जो खारजा पॉलिसी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ठीक है और सोच समझा है, क्योंकि हम अपने आप को एज ए प्लेयर अपने आप को मनवाना चाहते हैं दुनिया से, वो हम मनवाने की कोशिश की इब्तिदा हमने कर दी है। अब इसमें एक रूस ने एक और बात कही है कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल की खुद मुख्तारी जो है तस्लीम नहीं करेंगे। ये एक अच्छी बात है जो इस वक्त उन्होंने शोशा छोड़ दिया है इसराइल के ख़िलाफ़ और अरबों की हिमायत हासिल करने के लिए। तो फरमाइए इस पर भी जो एक बात कह दें। जी बिल्कुल, देखिए, बल्कि 17 जनवरी को जो प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोनिक कॉल हुई, और वो बात उस वक्त हुई जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से पुतिन ने जो बयान दिया था इस्लामोफोबिया के हवाले से और फ्रीडम ऑफ स्पीच के गलत इस्तेमाल से जो कि मुसलमानों की दिल आज़ारी जिसमें हो, तो वो पुतिन ने बात की, तो उसी से तो वो मामला आगे, तो यकीनन पुतिन इसमें सदर और इमरान खान ने उसकी तारीफ भी की है। जी, तारीफ की, और वो न सिर्फ यहाँ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का सबसे बड़ा मंबा यही था जहां से ये बात शुरू हुई कि फाइनल हो गया प्रोग्राम भी। लेकिन तो आपके ख्याल में ये जो मुलाकात हुई है, जो प्रोटोकॉल हुआ है, ये जो उन्होंने प्रोटोकॉल हमें दिया है, ये एक बड़ा पॉजिटिव गेस्चर है जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हक में जाएगा। जी, इज दैट राइट सर? ये तो तवक्को थी कि देंगे। देखिए, कोई मुल्क भी जब कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हो और उसके पास कोई भी दूसरे सरबराह आ जाए या हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाए विजिट करने के लिए, तो उस मुल्क के लिए तो एक अच्छी एक शगुन होता है कि कोई मुल्क का सरबराह नहीं। अब इसके आप देखें ना कि इससे पहले जब वो फ्रांस का सदर आया, उसको जो है 20 फुट आगे बिठाया, टेबल पर, लंबी टेबल पर बिठाया। इसको तो साथ बिठाया इसने। जी हाँ, बिल्कुल साथ बैठाया, और 3 घंटे फ्रांस के सदर से नहीं लिए उन्होंने, 3 घंटे इनके साथ लगाए उन्होंने। ऐसी जंग की हालत में भी 3 घंटे देना ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ये भी तवक्को कर रहे थे कि शायद पुतिन को टाइम ही ना मिले कि वो मुलाकात भी उस कर सके, क्योंकि उसका मुल्क हालत जंग में आ गया। यानी पाकिस्तान को रूस इतनी अहमियत देने लग गया है कि वो यानी जिस अंदाज से एब्सोल्युटली नॉट के बाद में जो तरीका पाकिस्तान ने इख्तियार किया था, उसके बाद से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है दूसरे मुल्कों की नज़र में, जो कि एंटी अमेरिकन हैं या अमेरिकन मुखालिफ कैंप है, उसमें हमारा जो है वक़ार बढ़ा है। दैट्स ट्रू, लेकिन ये कि इसको किसी तनाजुर में देख लेते हैं ना। इसका तनाजुर कुछ यूं समझा जा सकता है कि पुतिन की जो खारजा पॉलिसी है वो इस वक्त दुनिया में काफी कामयाब खारजा पॉलिसी समझी जा रही है। उसके अहदाफ उसने क्या हासिल किए हैं? नंबर 1 कि उसने जो कि मिडिल ईस्ट उसके हाथ से निकल गया था, और खास तौर पे गल्फ कंट्री में उसकी काफी आउटरीच हो गई है, और सीरिया के हवाले से उसकी एक बहुत बड़ी मुस्तहकम पोजीशन हो गई है। 25 साल बाद रूस अपना बहरी बेड़ा लेके मेडिटेरियन सी में पहुंच जाता है। उसके अलावा रूस की बात अब सुनते हैं इस खित्ते के तमाम लोग। उससे हटकर चाइना रूस की जो अभी कुर्बत है, वो आपने पिछले दिनों ताज़ा तरीन जो उनकी बयानात हैं शी जिनपिंग के और पुतिन के, चाइना में जब ओलंपिक्स के बाद वो सामने रख लें, और उसमें क्या कहा पुतिन ने पूरा वन चाइना को खुलकर सपोर्ट किया, और शी जिनपिंग ने यूक्रेन के हवाले से कि नेटो को उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ये मौक़िफ़ उन्होंने शी जिनपिंग ने अख्तियार किया कि रशिया को सपोर्ट किया उस मामले में। तो ये तमाम चीजें अगर जहन में रखा जाए, ये और बात है कि चाइना अब जो बयान दे रहा है वो बड़े जच्चे चुटकुले अल्फाज में बयान दे रहा है कि ना हम इसको कंडेम कर सकते हैं, ना हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान भी ना इसको कंडेम कर सकता है, ना इसको सपोर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जिसका
कि खदशा कुछ लोगों को हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ज्वाइंट स्टेटमेंट में या उनकी तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट निकले और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये बात आ जाए कि हाँ रूस ने जो हमला किया है उसके सपोर्ट में अगर कोई बयान आ जाता तो वो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी होती। इंटरनेशनल कानून क्या है? चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 51 बहुत ज्यादा क्लियर है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को जो है इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो उस लिहाज और पूरे इस के दौरान बिल्कुल जचे तुले अल्फाज में किसी भी इंटरनेशनल कानून की वायलेशन में कोई चीज नहीं हुई। तो फिर बीच में अब आपके सवाल का एक लाइन में जवाब ये कि यस, ये जो चाइना और रशिया की जो हम आहंगी है जिसमें कि इन्होंने खिला में भी अपने आप को इतना मजबूत वेपनाइज कर लिया है कि रशिया से एक कदम आगे जा चुका, अमेरिका से एक कदम आगे जा चुका है और अमेरिका इस मामले में काफी उसमें एक हिजान सा पाया जा रहा है कि ये सबकत ले रहे हैं हमसे स्पेस वेपनाइजेशन में। तो ये तमाम चीजें देखें तो अब बात कर लेते हैं कि बाकी दीगर ममालिक जो हैं वो ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं इस ब्लॉक के तरफ। ये जो जिस तरह ट्रेड नहीं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, इसी तरह जियो पोलिटिकल सिचुएशन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चल पड़ी है और इसी हिजानियत की वजह से अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का नंबर 1 और कलीदी नुक्ता रखा हुआ है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और इसी चीज की एक कड़ी है जो कि ओकास है या कॉर्ड्स है, ये इन्हीं चीजों की कड़ी है। तो वो जो सख्तबंदी यहाँ हो रही है हमारे खत्ते में, खुदा का शुक्र करें कि उसमें कुछ अब नरमी आ जाएगी, खास तौर पर इस यूक्रेन के बाद से उसमें अब ज्यादा इधर तनाव कम हो जाएगा और हम जो हिस्सा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के और इंडिया और बाकी ममालिक जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये स्ट्रिंग ऑफ अलायंस के जो हिस्सा है, तो यहाँ जो सख्तबंदी हो रही थी अब वहाँ ज्यादा उसमें मसल फ्लेक्सिंग नहीं होगी, यानी कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। हमने समझते हैं कि आपने बहुत अहम बातें की हैं जिसके हम शुक्रगुजार हैं। जी और मुझे कहा जा रहा है कि तो ब्रेक के बाद आएंगे फिर सियासी मौज़ूआत पे। जी जरूर। हनीफ कमर साहब हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ शरीक होंगे प्रोग्राम में। नाज़रीन मुख्तदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब आप जरा सियासी बात कर लें। ये कर लें जनाब, हनीफ कमर साहब के हवाले कर देते हैं सारे मामले को। हनीफ कमर साहब हमारे साथ शरीक हैं प्रोग्राम में। हनीफ कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बरादर मोहतरम, आप बताइए कि अदम अतमाद का मिशन जो है वो किस पोजीशन में है? जहांगीर तरीन साहब की तबीयत नासाज हो गई है, लंदन मुंतकिल हो गए हैं और अब क्या सूरत हाल बनेगी? जो इनका जो खिचड़ी पक रही है इसमें क्या बनेगा बताइए। मेरा ख्याल है कि आप जिस जेका चौधरी साहबान ने जिक्र किया था कि वो अभी तो उसके लिए मसाले इकट्ठे हो रहे हैं, वो काफी नजदीक लगती जा रही है, पकने के करीब पहुंच गई है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब की तबीयत खराब हो गई है। हम वो फेक न्यूज में आ जाएगा, किसी की बीमारी पे सियासत की बात नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्हें शफा लंदन से ही होनी थी और वहां से ही होगी, इसलिए वो वहां पे जाएंगे लंदन में। बाद पैसे हैं वो सारे सारे लंदन जाते हैं। बड़ा यानी बदकिस्मत कौम है ये कि इनके पैसों से लोग बाग जो है वो जो लंदन में जाके इलाज कराते हैं और वो जो हमें लूट के ले गए हैं, जिन्होंने हमारे पे हुकूमत की है और अभी भी हमें लूट रहे हैं, वहाँ जाकर पैसे अपने लुटाने के लिए पैसे चले जाते हैं। बड़े दुख की बात है जी। हनीफ कमर साहब है नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही आपने बजा फरमाया। वहाँ पहले भी एक बीमार और एक मरीज पहले भी मौजूद है। दो हाँ, दो मरीज हैं। दूसरे मरीज को मैं भूल गया था, 2 मरीज हैं। दो मरीज तो वो तो अब ये तीसरे, वो तो मुर्दार मरीज है कम बखत। अब ये तीसरे भी चले गए हैं वहाँ पे। हाँ। तो अंजमन मरीजा वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे निकालेगी चाहिए वहाँ पर। और जिस तरह यहाँ लाहौर में हो रही है, आज अख्तर मैंगल साहब ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो अख्तर मैंगल साहब भी बड़े पुरजोश हैं इस वक्त। वो तो कह रहे हैं कि वोट लेकर आप आकर दिखाते हैं। सबसे बलोचों की जो बलोच सरदार हैं उनमें सबसे छोटा जो सरदार है वो ये है मैंगल। और अख्तर मैंगल साहब का अब तक पता नहीं था कि वो हुकूमत के साथ है या हुकूमत के खिलाफ है। लेकिन आज उन्होंने वो तो हो गए ना खिलाफ, निकल गए। आज उन्होंने वाजे किया है कि वो पीडीएम के साथ हैं और वो बहुत जल्द चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। चौधरी जो है बरादरान क्या करेंगे? चौधरी बरादरान है ना।
जी, चौधरी बुरादरान तो नुसरत मिर्जा साहब उनके दिल में कोई झांक कर देखे वहां तो लड्डू फूट रहे हैं इस वक्त। अच्छा, और जो आसफ अली जरदारी साहब उनको जो फार्मूला देके गए हैं, वो तो अब आसफ अली जरदारी साहब के पीछे पीछे है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस पे इम्प्लीमेंट करवा दें। फार्मूला ये है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में, परवेज इलाही साहब वजीर आला होंगे पंजाब के, और फिर लेकिन शहबाज तो नहीं मानेगा इस बात को। जी, शहबाज शरीफ इस बात को नहीं मानेगा, पंजाब पर जान देता है वो। शहबाज शरीफ भी मान जाएंगे, मेरा ख्याल है। वो जरदारी साहब तो यही कर रहे हैं। ये अलबत्ता बात ये है कि शायद नवाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात है इस पे। मियां हाँ। नवाज शरीफ साहब इसीलिए ये सारा कुछ अब लंदन शिफ्ट हो रहा है ना, वहां पे भी ये मामला तय होंगे। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी कुछ लेन देन की बातें होंगी, ये भी होगा। और मुझे एक फाइनल बात बताओ हनीफ कमर साहब, यानी अब जी, इस बात को छोड़ दे जो कुछ हो रहा है, देखिए ये करेंगे क्या, मुझे बताइए कि अगर समथिंग कोई डिलीवर कर रहे हैं या कोई बात कोई चेंज ले आए हैं कोई बहुत बड़ी, सिवाय इसके कि ये जोड़ तोड़ कर एक आदमी को हटाना चाहते हैं, इसके अलावा तो इनके पास कोई और हल नहीं है कि कोई अगर ये आवाम को कोई अगर ये आवाम को फ़ायदा देना चाहते हो, महंगाई कम करना चाहते हो, या इनके पास कोई फार्मूला हो, वो कुछ नहीं है इनके पास। तो फिर क्या फ़ायदा है कि एक बेवकूफ़ आदमी को हटा के दूसरे बेवकूफ़ आदमी को लगा दें। $1 मिलियन क्वेश्चन है नुसरत मिर्जा साहब आपका, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस पे कुछ वजाहत करने की कोशिश करता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये 22 करोड़ अवाम के नाम पे जो बात की जा रही है कि हम अवाम की जान छुड़ाना चाह रहे हैं महंगाई से और इन हाउस तब्दीली लेना चाह रहे हैं, ये सिर्फ किताबी बात है। इसका अमली जिंदगी से और अमली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई किसी को 22 करोड़ अवाम की फिक्र। एक तो ये हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली होगी, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कोई नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन ये भी एक पहलू है इस गेम का। असल दूसरा जो पहलू है वो ये है कि इस दौरान में आने वाले 1-2 माह में कुछ तकर्रियां भी होने वाली हैं, बड़ी अहम तकर्रियां। अब उन तकर्रियों के मामले पे भी ये सियासत हो रही है कि वो कौन करेगा। वो तकर्री चूंकि प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीदी इख्तियार होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ने ही करनी होती है। अब एक तो सूरत ये है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वो तकर्री करें या तौसी करें, लेकिन ये जो टास्क लेके अब ऑपोजिशन खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी, आसफ जरदारी साहब ऐसे ही नहीं, बीमारी की हालत में भी वो जवान लग रहे हैं इस वक्त और पूरे ये मसला इनके लिए मुश्किल गले में पड़ जाएगा जरदारी साहब के, क्योंकि ये काफ़ी टेंशन वाला मसला है। वो अगर से बहुत इजी लेते हैं, लेकिन जब इजी लेता है आदमी टेंशन को तो फिर वो टेंशन गले में पड़ जाती है। जी फरमाएं आप। बस ये तो फिर ये तो होता है। लेकिन जिस तरह आसफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अचानक एक्टिव हो गए और एक दूसरे को इशाइये की दावतें भी मिलने लगी और सारा कुछ हो गया, और नवाज शरीफ साहब भी वो सब कुछ भूल गए जो उनका स्टांस था कि इन हाउस तब्दीली हमारा कोई मकसद नहीं है, हम जोड़ तोड़ की सियासत में नहीं पड़ेंगे, हम तो वोट को इज्जत दोगे। अब ना वो वोट की इज्जत का कोई बात कर रहा है, जोड़ तोड़ भी हो रहा है। वो जो अलानिया कह रहे हैं कि हम रियासत के साथ हैं, रियासत हमें कहेगी तो हम अपनी हमदर्दियां चेंज करेंगे। अब अगर कल को वो मियां साहब के साथ मिल जाते हैं तो फिर वो जमहूरी सियासतदान होंगे। आज अगर इमरान खान के साथ हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट के सियासतदान। इसलिए कोई नजरिया नहीं नून लीग का, नवाज शरीफ का, पीपल्स पार्टी का कोई नजरिया नहीं। लुटेरे लूट मार के लूटना चाहते हैं। आम आदमी से पूछे तो आम आदमी को तो समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ देखे। उसके लिए अब कोई उम्मीद की किरण नहीं रही। इससे पहले एक वक्त था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद की किरण समझता था, तीसरी कुव्वत समझता था। अब उससे भी उम्मीद नहीं रही, बल्कि उससे तो पहले से भी ज्यादा मायूसी हुई। इसलिए आम आदमी की तो तो सियासत हो रही है कि इस आदमी ने तो भट्टा बटा दिया। मैंने इसको नाम रखा, दो बातें रखी, एक तो भट्टा रखा, इसका नाम भट्टा समझते हो, ये पत्थर का जो मोटा सा होता है जिसमें कोई अकल नहीं होती है, वो जो रखते हैं भट्टा, तो वो इस तरह का आदमी है ये भाई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब हनीफ कमर साहब। जी मेरे साहब 1-2 मिनट रह गए। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच के डॉक्टर अब्दुल बरीद को हम अब ताज़ियत करते हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, लोअर मिडिल क्लास के अवानों में नुमाइंदगी करते रहे हैं, तरक्की पसंद के इजहार के लंबतदार रहे हैं। दूसरी बात जो अहम करना चाहते हैं, साफ़ी अतर मतीन का जो मेन किरदार था अशरफ बरोई, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है।
और वो अब मैंने सिंध पुलिस के कब्ज़े में है। जी। तीसरी बात यह है कि पीपी के खिलाफ जो है तहरीक इंसाफ का घोटी से लाल मार्च शुरू हो गया और पीटीआई के खिलाफ पीपल पार्टी कल कराची से निकलेगी और आवाम महंगाई और बेरोज़गारी और बुरी हुक्मरानी से नाला हैं। पेट्रोल फिर महंगा होगा, बिजली और नाश भी महंगी होंगी। तो ये सारी बातें हैं जिस पर कि पीपल पार्टी जो है अपना 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 बाजू आजमाएगी और इस पर खेल खेलेगी जी। जबकि इनके पास में कुछ भी नहीं, ये भी आएंगे तो ये भी बिजली कीमतें बढ़ाएंगे जी। इसलिए ये बहाना करेंगे मामला इतने खराब है, सही कैसे मैं क्या हम क्या करें, वो बिल्कुल इमरान खान खराब करके गए हैं, हम क्या करें। बिल्कुल ऐसी इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी। वक्त खत्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।